वेलकम टू चैनल आयुर प्रेरणा। और आज का ये वीडियो हमारा पार्ट 2 होने वाला है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो मौलिक सिद्धांत वाला स्पेशल पेपर है उसको सॉल्व कर रहे हैं। और अभी तक हमने 1 से लेके 30 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, आपको ट्रिक्स बता दिए। और ये हमारी जो सीरीज चल रही है जो कि है आयुर्वेदा क्वेश्चन बैंक, उसमें और प्लेलिस्ट के अंदर भी आपको आयुर्वेदा क्वेश्चन बैंक के अंदर ये वीडियोस मिल जाएंगे। और स्पेशली अगर बात करें तो उत्तराखंड की जो पीजी एंट्रेंस एग्जाम हुआ था 2014 का, तो उसका स्पेशल मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। हमने फर्स्ट वीडियो में 30 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर दिए थे और यहाँ से आज हमको 31 से देखना है। होपफुली आपने फर्स्ट वीडियो देख लिया होगा और आपके आयुर्वेदा के रिविजन बहुत अच्छे चल रहे होंगे। स्पेशली वी टॉक अबाउट द संहिता संहिता सबसे पहले करनी है, देन हमें गोविंद पारिक साथ में लेके चलनी है और सब्जेक्ट्स। और इन सबके साथ जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है क्वेश्चंस लगाना। देखो, दिन के जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस लगा सकते हो वो लगाओ, क्योंकि जब से 2026 स्टार्ट हो जाएगा तो आपको मेजर मेजर क्वेश्चंस लगाने, मेजर मेजर क्वेश्चंस मतलब 120 क्वेश्चंस एक साथ बैठ के लगाने हैं। तो अभी टाइम है, आप रेंडम क्वेश्चंस लगाओ, जितनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है, जितना अपना सिलेबस कवर हो सकता है वो करो। क्योंकि फ्रॉम द 1 जनवरी 2026 अगर आप, स्पेशली अगर बात करूं मैं, या पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको क्वेश्चन एक एक पेपर लगाना स्टार्ट कर देना है। और अब टाइम है आपको कि मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया आप कलेक्ट करना चालू कर दो। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। ठीक है, सुश्रुत अनुसार स्त्री श्रोणी का प्रमाण कितना होता है। देखो, ये मैंने आपको लास्ट टू लास्ट वीडियो में भी बताया था कि स्त्री का जो लोअर एरिया है वो बड़ा होता है और पुरुष का अपर एरिया बड़ा होता है। इसलिए स्त्री का श्रोणी जो है पुरुष के उर के समान रहेगा। तो पुरुष के उर के समान हमारा हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। तो ये हो जाएगा। और रिवर्स भी क्वेश्चन आ सकता है कि पुरुष का उर किसके समान है, तो स्त्री की श्रोणी के समान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अंग में प्रतर संधि, देखो प्रतर संधि सिर्फ 2 जगह होती है, जो कि है ग्रीवा और पृष्ठवंश। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्रतर संधि पूछा है तो ग्रीवा हो जाएगा। तो क्योंकि अगर यहाँ पर एक और ऑप्शन होता पृष्ठवंश तो वो क्लियर हो जाता। अब अगर संधि से क्वेश्चन आया है और संधि से रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रतर संधि बार बार पूछ लिया, तो चलो कुछ संधि के ही मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेती हूँ और आपको रिविजन भी करा देती हूँ। पहले बताओ कि हमारी संधि कितने प्रकार की होती है। जो अगर संधि की बात करें तो इसका रेफरेंस, पहले तो रेफरेंस देखो कि आचार्य ने शिशु सारिस्थान 5 में इसका वर्णन किया है। और संधियों का, कितनी संधियों का वर्णन किया है ना, कौन कौन सी संधि होती है हमारी, क्योंकि एक क्वेश्चन बना है तो बाकी क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो कौन कौन सी संधि होती है हमारी, अगर इन सारे ऑप्शंस को मुझे डिकोड करना पड़ेगा कि कंठ किस में है, नेत्र मंडल संधि में होता है, तो एक हो गई हमारी प्रतर संधि, हो गई ग्रीवा की और पृष्ठवंश की, नेत्र की हो गई मंडल और कंठ की भी हो गई हमारी मंडल। अब अंशपीठ की बात आई, तो एक बार आपको संधि का रिवीजन अच्छे से करना है। देखो क्वेश्चन के साथ साथ एक ये चीज होती है कि हमें एनालाइज करना है कि हम कौन कौन से एरिया हम भूल जाते हैं। तो बहुत ज्यादा क्योंकि संधि संधि याद करना है आपको, स्नायु याद करना है, तो जो शिशु शरीर है उसमें एनाटॉमी के क्वेश्चन बच्चे भूल जाते हैं, क्योंकि एक तो गैप हो जाता है। अगर आप बहुत टाइम से पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप फर्स्ट ईयर में आपने एनाटॉमी पढ़ा है, फिर उसके बाद आपने सेकंड में रेगुलर सब्जेक्ट पढ़े, थर्ड में पढ़े, फाइनल पे पढ़े, फिर डायरेक्ट इंटर्नशिप पे आते हो तो बहुत ज्यादा गैप आपको देखने को मिलता है। इसलिए संधि एक ऐसा टॉपिक है, संधि, अस्थि, ये सारी चीजें बच्चे भूल जाते हैं। अस्थि क्या होता है तो भी याद हो जाती है, क्योंकि अगर इसको आप मॉडर्न से कोरिलेट करके पढ़ते हो, जैसे कि अगर मैं बात करूं कोर संधि की, तो कोर क्या, सॉरी, जो कोर कोर संधि की बात करें तो कोर क्या होता है हमारा, हिंज जॉइंट होता है। अब हिंज जॉइंट एक एंगल से मुड़ता है, तो उसी से उसके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होती है हमारी उलूखल। उलूखल को क्या होता है, हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं। तो कहाँ कहाँ से हमारे बॉल और सॉकेट जैसा स्ट्रक्चर बनता है, जैसे कि हमारे कक्षा में बनता है, हमारे वंक्षण में बनता है, और हमारे टेम्पोमेंडुलर जॉइंट होता है वो भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आता है, उसको हम दंत में बोल देते हैं। तो 3 इसके एग्जाम्पल्स आते हैं, कक्षा, वंक्षण और दंत। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब एक यहाँ हमारा जो ऑप्शन आता है दैट इज अंशपीठ। तो अंशपीठ जो होता है हमारा सामुद्र, सामुद्र संधि का एग्जाम्पल है। और सामुद्र संधि का और क्या एग्जाम्पल है, तो इसमें सिर्फ अंशपीठ मैंने आपको जब पढ़ाया था तब बोला था कि याद करने वाला है, बाकी जो 3 है हमारे वो सिमिलर है, जैसे नितंब, भग और गुद और अंशपीठ। तो आपको समझ में आ गया कौन सी हो गई, कोर, उलूखल, समुद्र, प्रस्तर, फिर मंडल आती है। अगर मंडल की बात करें तो मंडल संधि गोल गोल जगह रहती है, जैसे कि हमारे नेत्र में हो गई, कंठ में हो गई, हृदय में हो गई,
और क्लोम नाड़ियों में ये हमारी हो जाती है मंडल संधि। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो शंखावर्त याद आ रही है मुझे। तो शंख कहाँ से सुनते हैं ऐसे याद करते हैं, श्रोत और शंगाटक इसके एग्जाम्पल है। देखो मैं जिस तरीके से याद करती हूँ मैं आपको सिंपल वही चीज बताती हूँ, क्योंकि जैसे शंखावर्त अधिकतर लोग भूल जाते हैं कि संधि का टाइप्स होता है। पहली तो ये तो शंखावर्त, स से शंखावर्त, स से श्रोत और शंगाटक, तो ये दो इसके टाइप्स होते हैं कि श्रोत में और शंगाटक में। और एक होता है वायस्तुंड, है ना। वायस्तुंड हनु संधि में होती है ना, दोनों हनुओं में हमारी होती है वायस्तुंड। और तुण्य सेवनी की बात करें, तुण्य सेवनी होती है हमारे सूचर्स, दैट इज आर कटी एंड कपाल, फिर कटी कपालेशु। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी संधियों का एक ब्रीफ रिवीजन मैंने आपके लिए करा दिया, क्योंकि संधि एक टॉपिक ऐसा होता है जो हम बार बार भूल जाते हैं। तो अब कंठ पूछेगा तो आपका आंसर पता रहेगा, नेत्र पूछेगा तो आपको पता। और प्रतर का एक और आंसर किया था पृष्ठवंश, तो पृष्ठवंश और अंशपीठ, अंशपीठ का इसका हो जाएगा समुद्र के, तो समुद्र के बाकी बाकी एग्जाम्पल्स क्या है, दैट इज गुड, नितंब और भाग। ठीक है, और उलूखल के एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। ठीक है, कोर के तो बहुत इजी हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चंस भी रिपीटेड है कि क्लोम का स्थान, देखो क्लोम का मैंने आपको बताया था कि आचार्य ने देखो एक चीज तो ये क्लियर हो जाएगी कि अधो अधो में वर्णन किया है, कि हृदय के रेफरेंस में पूछा तो हृदय के नीचे ही है क्लोम भी, और बाकी अमाशय फुफ्फुस सब उन्होंने अधो में बताया है। और इसमें लंग्स कहाँ रहती है, राइट में रहती है हमारी, जो लंग्स जो हमारी राइट में रहती है, और जो क्लोम है हमारा लेफ्ट में रहता है, तो इसका वामावर्त, सॉरी लेफ्ट में लंग्स रहती है। लेफ्ट में कौन कौन रहता है कि लेफ्ट में लंग्स रहती है, मतलब फुफ्फुस, और लेफ्ट में रहते हैं हमारी प्लीहा, दो चीज प्लीहा लेफ्ट की क्लियर है, और राइट में होते हैं हमारा क्लोम। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा मैं वही बोलते बोलते ही थोड़ा स्पीड में ले लिया मैंने कि आपको बताने का। तो एक तो हो गया क्लोम, तो इसको कैसे याद करना है एक और बार रिपीट कर देती हूँ। देखो पहले तो अधो अधो बोला, तो अधो से ये चीज क्लियर कि किसी का भी ऊर्ध्व में वर्णन नहीं किया है। दूसरी चीज हमने ऐसे याद किया था कि फुफ्फुस का वर्णन किया है, फुफ्फुस और प्लीहा दोनों का वर्णन किया है। तो फुफ्फुस को हमने याद किया था कि लंग्स है, लंग्स की स्पेलिंग एल से होती है, तो एल से ये हो गया हमारे लेफ्ट साइड में हो जाएंगे फुफ्फुस, और प्लीहा भी हमारा लेफ्ट में हो जाएगा। तो दोनों चीज पहले याद रखना है, पेयर याद रखना है कि फुफ्फुस और प्लीहा साथ में दिया हुआ है। अगर इसकी जगह दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, फुफ्फुस पूछा जाता है, तब आंसर क्या हो जाएगा हमारा लेफ्ट, दैट इज अधो वर्म। और अगर इसकी जगह दूसरा प्लीहा पूछा जाएगा तो भी अधोवर्त में आएगा, यहाँ क्लोम पूछा है तो उसका आंसर क्या आएगा, दक्षिणावर्त। और दूसरी चीज होती है हमारा यकृत, तो यकृत भी हो जाएगा हमारा दक्षिणावर्त। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। ठीक है, जीवस्य आश्रय उत्तम किसको बोला है, जीवन का आधार क्या बताया, आप ही बताओ। ये तो बहुत ही आचार्य भाव प्रकाश इसको ओज को बोलते हैं ना, जीवन आधार उत्तमम। फिर आमाशय की और कौन सी कोशिकाएं इंट्रिंसिक फैक्टर का स्त्राव करती है, तो इंट्रिंसिक फैक्टर्स अगर हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर जो हमारे सिक्रीट करती है दैट इज आवर ऑक्जेटिक सेल। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। फिर प्रोटीन का संश्लेषण किस कोशिकाओं में होता है, प्रोटीन राइबोसोम्स में होता है, प्रोटीन और राइबोसोम्स, तो संश्लेषण जो होता है वो राइबोसोम्स में हो जाता है। ठीक है, गोल्गी बॉडीज, ये सारे एनाटॉमी फिजियोलॉजी से हमारे क्वेश्चन बन रहा है। हृदय के कौन से प्रकोष्ठ की मांसपेशी भीतरी, देखो सबसे मोटी, ये पूछा है ना, सबसे मोटी है, तो जिसको सबसे ज्यादा पंप करना है वही हो जाएगी हमारी सबसे ज्यादा मोटी हो जाएगी। तो हमारा जो लंग्स है, सॉरी, जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स है वो सबसे ज्यादा पंप करते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा वाम नियले। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। ओह शिट, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से नहीं दिख रहे। निम्न में से कौन सा एक माइक्रोबियल माइलोब्लास्ट, सॉरी, माइलोब्लास्ट से निर्मित है, तो माइलोब्लास्ट से इओसिनोफिल्स निर्मित रहते हैं। ठीक है, जो हमारा एनएलएम ईबी है उसको हमें अच्छे से याद रखना है, कौन किससे निर्मित है, क्या इसका साइज है। ठीक है, फिर एकमात्र, कितना खराब दिख रहा है, सॉरी यार, पता नहीं इतना खराब क्यों दिख रहा है। एक एकमात्र भ्रूण रक्तवाही जिसमें पूर्णतः ऑक्सीजन युक्त रक्त वाहिनी होती है, निम्न में से कौन सी। अब इन्होंने पूछा है कि कौन सी ऐसी वेन है या वेसल है जिसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त रहता है, और किसकी पूछ रहे हैं, पूर्णतः भ्रूण की, मतलब हमारे फीटस की पूछ रहे हैं। तो फीटस में हमें पता है कि उल्टा रहता है, वेन में हमारा जो रहता है सबसे ज्यादा प्योर ब्लड रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पहली वेन, तो धमनी तो ऑप्शन से कट जाता है, और अम्बिलिकल वेन, उसका आंसर है तो नाभिगत शिरा। इसको मॉडर्न में भी पूछा जा सकता है ना। नेक्स्ट है हमारा,
क्वेश्चन नंबर 40, कोरोनाइड प्रोसेस। कोरोनाइड प्रोसेस, देखो अनॉटमी से मैं बोल रही हूँ आपसे, कोरोनाइड प्रोसेस पूछ लिया तो अधोहनवस्ती हो जाएगा, इसका आंसर डायरेक्ट है। ठीक है, किस ऋतु में वात दोषचय अवस्था में होता है? ठीक है, तो अब इसकी मैंने आपको इससे भी पहला था कि आप कैसे याद रखते हो, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, किस तरीके से याद रखते हो? तो वात दोष प्रकोप कब होता है? तो वर्षा ऋतु वातजार होगा, तो वर्षा ऋतु में वो प्रकोपित हो रहा है, तो उसकी चय की अवस्था पूछी, तो वर्षा से पहले क्या आता है? ग्रीष्म, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? हमारा ग्रीष्म हो जाएगा। ऐसे ही वसंत, वसंत में किसका प्रकोप होता है? वसंत में होता है हमारा कफ का, और शरद ऋतु में होता है हमारे पित्त का प्रकोप। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, प्राकृत। प्राकृत रस धातु का रस कौन सा होता है? प्राकृत रस धातु, अगर इसे मधुर और होता है हमारा अम्ल, सॉरी लवण, सॉरी 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 सॉरी। ठीक है, अब इसमें तीनों जो वात पित्त कफ है उनके आपको प्राकृत रस पता होना चाहिए, और उसके विकृत होने पर कौन सा अनुरस होता है। ठीक है, जैसे कफ है, पित्त है, वात है, इन तीनों का पता होना चाहिए। देखो इसमें तो ये था कि डबल रहता है, मधुर और लवण होता है, हाँ मधुर और लवण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 43 पे। सुश्रुत अनुसार वस्ती तोद यह लक्षण दोनों में मिलता है, देखो है ना, वस्ती तोद लक्षण दोनों में मिलता है, मूत्र की क्षय में भी और वृद्धि में भी। ये मैंने आपको स्पेशली मार्क कराया था जब हम सुश्रुत सूत्र 15 पढ़ रहे थे कि वस्ती तोद जो लक्षण है वो मूत्र की वृद्धि में भी हो रहा है, क्षय में भी हो रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। किस आचार्य के मत अनुसार ओज शुक्र का उपधातु है? अब इसमें मैं आपको फिर से बोलूंगी, गोविंद पारेख पेज नंबर 20 आपको रिवाइज करना है। एक भी क्वेश्चन अगर आ रहा है तो उसको आपको रिवाइज करना है। ठीक है, यहाँ क्या पूछा है कि शुक्र को उपधातु, तो उपधातु का वर्णन किसने किया है? सबसे पहली बात आती है उपधातु का जो मेजर मेजर वर्णन है वो आचार्य शारंगधर करते हैं, तो यहाँ से ये क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। ठीक है, फिर मल किसने माना है? ठीक है, और फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं कि सार किसने माना है, यहाँ ऑप्शन क्या हो सकता है? सार का ऑप्शन हो जाएगा आचार्य वाग्भट ने माना है। ठीक है, शुक्र का शुक्र को, ठीक है, शुक्र का सार माना है, मल माना है। चरक मत अनुसार मेद धातु का प्राकृत परिणाम कितना होता है? देखो अब पूरा यहाँ से आपको रिवाइज होना चाहिए। एक का किसको बोला है? वास कितने थे हमारे? 3 थे, तो वसा का कितना हो जाता था? 3 था। यहाँ कितना पूछा उनने? मेद पूछा है, मेद का कितना होता है हमारा? 2 अंजलि होता है। मज्जा का कितना होता है? 1 अंजलि होता है। तो अगर यहाँ मज्जा लिखा रहेगा तो ऑप्शन आएगा 1 अंजलि, मेद लिखा है इसलिए आंसर आएगा 2 अंजलि, वसा लिखा होता तो आंसर आता हमारा 3 अंजलि। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रभूत अंश ठीक है, प्रभूत आसन पान एवं दंतशूक यह लक्षण कौन सी प्रकृति के व्यक्ति में मिलता है? ठीक है, प्रकृति के एक एक लक्षण आचार्य ने बताए, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब चरक विमान की बात करूं तो चरक विमान की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर एक प्रकृति का क्वेश्चन बन सकता है तो दूसरा प्रकृति का क्वेश्चन भी बन सकता है। तो चरक विमान में से आज ही आप क्या करोगे? प्रकृति एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो चरक विमान आर्ट से इंपॉर्टेंट चैप्टर है ही, उसमें आपका प्रकृति के लक्षण से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो दंतशूक और प्रभुत आसन पान, प्रभुत मतलब बहुत ज्यादा खा रहा, दैट इज आर तत्ज प्रकृति। डायरेक्ट आंसर क्लियर हो गया। कृत्स्न देहचारी वह वाक्य कौन से होते हैं? ये तो व्यान वायु का है हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, कृत्स्न देहचारी जा, श्लोक याद करना था, मैंने बोला था कि इसके भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट लक्षण पूछे जाते हैं ना, अभिस्था प्राण प्रज्ञा स्पृष्टवा हृत कमलांतरम कंठ दया आती है, ऐसे सब कुछ है ना। निम्नलिखित में से कौन सा स्वप्न का प्रकार नहीं है? ठीक है, अब स्वप्न के कितने प्रकार बताए गए यहाँ पे? ठीक है, आचार्य ने कितने बताया, और मैंने जब आपको स्वप्न जब गोविंद पारिक में पढ़ाया था तो भी मैंने बताया था 16 किसने बताए हैं, और इसमें कितने फल वाले हैं और कितने निष्फलदायक हैं। ठीक है, और यहाँ पर इंद्रिय स्थान में मैंने आपको एक निमोनिक बताया था कि जो बच्चा है वो क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है, दोष युक्त है और वो सुन रहा है। तो इसमें तीनों चीजें क्लियर हो रही है, बस क्या है? आगंतुज नहीं है। तो ये इजी हो जाएगा हमारा कि आगंतुज नहीं है। सुश्रुत अनुसार निम्नलिखित में से किसका ओजो दृष्टि में समावेश नहीं किया गया है? अब देखो आचार्य सुश्रुत ने इसको ओज की जब दृष्टि बताई तो 3 प्रकार से करे हैं। ओजो देखो, ओजो क्षय, ओजो विस्तरण, ओजो व्यापक, तो विभ्रंश कुछ नहीं है। तो यहाँ पर इन तीनों के लक्षण भी स्पेसिफिक है ना। तीनों का अच्छे से पढ़ना, जैसे 2025, हाँ 2025 में भी इस बार आईपीजीटी में क्वेश्चन आया था ओजो क्षय। देखो वो ट्रिकी वर्ड था, देखो यहाँ क्षय भी है और ये ओजो दुष्टि वर्ड यूज किया गया है। और बच्चों को क्या याद रहता है? ओजो क्षय 3 प्रकार के हैं, ओजो दुष्टि है लेकिन 3 प्रकार से। यहाँ ये चीज मैं क्लियर कर देती क्योंकि ऐसे ही हो रहा था, कंफ्यूजन इस चीज में हो रहा था कि ओजो क्षय के ही तो प्रकार है ये 3, ओजो दुष्टि के है देखो।
कितने टाइम पहले ये क्लियर हो गया कि वो जो दुष्टि की, अगर आप ये प्रीवियस क्वेश्चन लगा लेते हैं तो फिर आपको ये क्लियर हो जाता है कि हाँ किसके हैं। संधि विश्लेषो गात्राणाम सदनम दोष चैवनम क्रिया सन्निरोधा विस्तरण से, ये विस्तृत का हो गया। ऐसे आपको तीनों के श्लोक याद रखने हैं ना। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, संधि स्फुटन यह लक्षण निम्नलिखित में से किस अवस्था में पाया जाता है। अब छह जो मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है, छह मतलब बहुत ध्यान से पढ़ना है हमको। छह संधियों में स्फुटन हो रही है, ये मेद छह का लक्षण है। ठीक है, संधि का वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर संधि शून्यता पूछा जाएगा तो भी मेद छह का है। ठीक है, बहुत सारे ट्रिकी ट्रिकी वर्ड्स है, एक जैसे वर्ड जब आ जाते हैं तब आपको देखो, अस्थि में तो इतना ज्यादा कुछ है ही नहीं। ठीक है, लेकिन मज्जा में भी आता है ऐसे वर्ड, क्योंकि इसमें संधि शून्यता वर्ड आता है, तब क्या आएगा हमारा मेद छह आता है। और जब अस्थि शून्यता आ जाता है तब हमारी मज्जा छह जाता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये वाला। नेक्स्ट चलते हैं हम, अधोलिखित में से कौन से पित्त दोष का प्राकृत गुण नहीं है। देखो, अब प्राकृत गुण कौन से, सर रुक्ष नहीं है। देखो, ये रुक्ष किसका है, वात का है। लघु है, द्रव है, हमारा क्या नहीं है, रुक्ष नहीं है। फिर त्वक शोष यह लक्षण किसका है। देखो, यही फिर से वही लक्षण वाला वहीं से क्वेश्चन आ गया हमारा कि जो रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र तीनों के क्षय के लक्षण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आचार्य चरक के आचार्य सुश्रुत के। बेस किसको बनाना है, आचार्य चरक को बनाना है। नेक्स्ट चीज आचार्य सुश्रुत की याद रखनी है। ठीक है, अगर आप इसको बोलोगे, मैं एक डेडिकेटेड निमोनिक्स भी है मेरे पास इसके लिए, अगर मैं आप बोलोगे तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। फिर त्वक शोष यह लक्षण किसका मिलता है, तो त्वक पारुष्यम, इन्होंने यहीं पर साथ में भी लिख दिया, ये रक्तक्षय में मिलता है ना डायरेक्ट। और नेक्स्ट क्या है, सॉरी 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 सॉरी, देखो मैं ही गलती कर रही हूँ। ठीक है, त्वक शोष पूछा है, त्वक पारुष्य नहीं, त्वक पारुष्यम रक्तक्षय का, त्वक शोष जो है वो मेदक्षय का है। त्वचा हमारी क्या हो रही है, ड्राई हो रही, त्वक शोष बोला है ना, त्वक पारुष नहीं। क्रैकीनेस नहीं पूछी है, ड्राइनेस पूछी है, तो ड्राइनेस इज इन मेदक्षय, तो आंसर थर्ड बनेगा। ठीक है, त्वक पारुष्य, एक्चुअली थोड़ा ऐसा करके चलेंगे तो थोड़ा सही रहता है ना। नेक्स्ट चलते हैं, पर वो स्क्रीन पे अच्छा नहीं दिखता फिर, है ना। वात वृद्धि, वात वृद्धि, पित्त वृद्धि, कफ वृद्धि, वात क्षय, पित्त क्षय, कफ क्षय। ठीक है, इन सब के लक्षण अच्छे से याद होना चाहिए। देखो, रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस एरिया से, तो चरक सुश्रुत सूत्र 15 कितना इंपॉर्टेंट है, दोष धातु मल मूत्र इन सबका वर्णन आपको पढ़ना है ना। नेक्स्ट क्या है, वात वृद्धि में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पाया जाता है। अब इसके लिए अगर आपको श्लोक याद रहेंगे, क्योंकि वृद्धि वगैरह वात के पित्त के, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वात वृद्धो वाक पारुष्यम कार्षणम कार्षणम गात स्फूर्णम गात स्फूर्ण सॉरी गाढ़ वर्च है, गाढ़ स्फुटनम उष्म कामिता निद्रा नासो अलबलतम गाढ़ वरचवंच। तो गाढ़ वरचवम मिल गया हमको, तो गाढ़ वरचम हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, तो पित्त वृद्धि का क्या, पित्त वर्धो पीता अवभासिता संतापः शीत कामिता अल्प निद्रा मूर्छा बल हानिर इंद्रिय दौर्बल्यम पित्तवीण मूत्र नेत्रत्वंच। तो बल हानि अगर पूछा जाएगा, अगर यहाँ पर वात वृद्धि की जगह पित्त वृद्धि होता तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होता, यही देखो डिकोड करना है। एक से हमें दूसरे क्वेश्चन पे भी जाना है कि यही देखो, रिपीटेड क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी 1% में बोलती हूँ, लेकिन रिपीटेड कॉन्सेप्ट के आने की प्रोबेबिलिटी 70% बन जाती है। ठीक है, 70% मैं बोल रही हूँ कि यहाँ से अगर वात वृद्धि से क्वेश्चन बना है तो वात वृद्धि इंपॉर्टेंट है, तो वात वृद्धि का पूरा श्लोक याद रख लो, क्योंकि वो एज इट इज क्लियर हो जाएगा। 2-3 बार उसको पढ़ते रहोगे, जैसे मैंने पढ़ाया है वैसे ही पढ़ना है, एज इट इज क्लियर हो जाएगा कि वात वृद्धो वाक पारुष्यम कार्षणम कार्षणम गात स्फूर्णम उष्म कामिता निद्रा नासो अल्प बलत्वम गाढ़ वरचोंचा, तो ये क्लियर हो गया। अब पित्त वृद्धि का है तो पीता उद्भासिता दिखने लग गया, संतापह शीत कामिता, अल्प निद्रा, देखो अल्प निद्रा ये भी भूल गया, अल्प निद्रा मूर्छा बल हानिर इंद्रिय दौर्बल्यम पीत वीण मूत्र नेत्रत्वम च। तो देखो ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा कि पीत वीण मूत्र नेत्रत्वम च, क्योंकि पीत वीण मूत्र नेत्रत्व जो बहुत कॉमन लक्षण है, इंद्रिय दौर्बल्य पूछा जा सकता है। सॉरी, ठीक है, इंद्रिय दौर्बल्य अगर क्वेश्चन आएगा तो भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे पित्त वृद्धि आ जाएगा, हमारा बल हानि हो गया तो भी पित्त वृद्धि आ गया। अब अवसाद, अवसाद हमारा किसमें आएगा। अब हमने दो के श्लोक अगर आपको याद है तो तीसरा ऑप्शन, अगर यहाँ कफ वृद्धि लिखा रहा है सेम एज इट इज ऑप्शन रहे तो अवसाद पे आप जा सकते हो, क्योंकि श्लेष वृद्धो शौकल्यम सैत्यम सॉरी पित्त सॉरी श्लेष वृद्धो शौकल्यम सैत्यम स्त्यम गौरवम अवसाद तंद्रा निद्रा अस्थि संधि विश्लेषश्च। तो अस्थि संधि विश्लेषण से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, और एक होता है हमारा अवसाद। ये सारी चीजें आपको देखो रिवीजन में रखनी ही है हमेशा। आचार्य
चरक अनुसार अधोलिखित में से कौन सा प्रशस्त शुक्र का लक्षण नहीं माना गया है? अब यहाँ पर शुक्र के लक्षण के बारे में पूछ रहे हैं। तो शुक्र में बहलम पिच्छ, अरे आज पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं टंग ट्विस्ट हो रही है कि क्या हो रहा है गले में। ठीक है, मेरा गला साफ है जबकि। ठीक है, तो गुरु, बहल, पिछिल, विस्त्र कहीं सुना है आपने? अविस्त्रम लिखा है, देखो अविस्त्रम, यहाँ क्या हो जाएगा? विस्त्र लक्षण इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सात्विक प्रकृति का प्रकार है? अब यहाँ पर जो प्रकृति का पुरुष का वर्णन किया गया है, ठीक है, तो प्रकृति पुरुष का जो वर्णन किया है उसमें से यहाँ से क्वेश्चन बना है। तो उसमें सात्विक पूछा है, तो आप बताओ सर्प सात्विक है कि प्रेत सात्विक है कि असुर है कि यम है? यम है, डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। पूरे जब हम स्टार्टिंग में ऋषियों का नाम करते हैं उसमें क्या होता है? यम भी होता है। ठीक है, मज्जा से और पुरुष में से कौन सा, देखो सेम लक्षण फिर से पूछ लिया गया है, सॉरी सॉरी ऑप्शन अलग है। ठीक है, मज्जासार पुरुष के फिर से लक्षण है। अब मैंने आपसे पूछा था क्षीर पूर्ण लोचना किसका है, तो क्षीर पूर्ण लोचना हमारा होता है शुक्र का। तो एक ऑप्शन तो हमारा कट गया, क्योंकि आपको अगर क्षीर पूर्ण लोचना याद है। महास्फिक किसका होता है, तो ये भी शुक्र का होता है। ये होता है हमारा स्थूल दीर्घ वृत्त संधि। जो हमारी श्रुति थी उसकी संधि कैसी थी? स्थूल दीर्घ वृत्त संधि। हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड नंबर का। नेक्स्ट चलते हैं, षट त्वचा यह किस धातु का उपधातु है? मैंने आपको पेज नंबर 28 में उपधातु का वर्णन किया था। तो ये आंसर बहुत क्लियर है, ये क्या हो जाएगा? हमारा मास का हो जाएगा। षट वसा और षट त्वचा हो जाता है हमारा मास का। ये स्टार्टिंग का ये जो ये वाला पेज है ना, उसमें पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। आचार्य भेल के अनुसार मन का स्थान कौन सा है? तो भेल का ये पुराने जमाने में बहुत पूछा है, सिर और तालु के मध्य, मतलब रट गया था मुझे तो फर्स्ट ईयर से कि भेल का क्या है। सर ने इतनी बार पढ़ा दिया था हमें कि भेल का, तो इसके भेल के चक्कर में वो याद हो गया था। फिर आचार्य चरक मत अनुसार निद्रा के कितने प्रकार? तो निद्रा के हमारे 6 प्रकार होते हैं। 7 किसके हैं? आचार्य वाग्भट के हैं। 3 किसके हैं? तो हमारे आचार्य सुश्रुत के हैं। कटु अवस्था पाक किस अवयव में होता है? अब किस कटु अवस्था पाक किस अवयव में होता है ना? तो सबसे पहले होती है हमारी मधुर अवस्था पाक, अम्ल अवस्था पाक और कटु अवस्था पाक। तो तीनों के यहाँ आश्रय होने चाहिए हमारे को क्लियर। ये एक सॉरी चला गया। ठीक है, ये एज इट इज बढ़ते जाएगा। तो हमारी जो आखिरी अवस्था पाक है वो होती है हमारी पक्वाशय में, मधुर अवस्था पाक होती है हमारी आमाशय में, और अम्ल अवस्था पाक होती है हमारी आमाशय पक्वाशय मध्य। तो इस तरीके से हो जाएगा हमारा ये ऑप्शन क्लियर। और 61 क्वेश्चन से हम हमारे 100 क्वेश्चन तक है, तो 40 क्वेश्चन हम पार्ट 3 में देखेंगे। जब तक स्टे कनेक्टेड विद आयु प्रेरणा और पढ़ते रहो, देखो सारी चीजें हो जाएगी। कहीं से भी पढ़ो, पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। और वेल टू डू करते रहो अपने जीवन में, बाकी सारी चीजें हो जाएगी। बस खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू फॉर चूजिंग आयु प्रेरणा।